हम सीधे उन सवालों पर फोकस करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं और जिनसे पूरे अंक मिल सकते हैं। जरा सोचिए, कैसा हो अगर एग्जाम में आने वाले बड़े सवाल पहले से ही पता चल जाएं? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये है पिछले सालों के पेपर्स का एक स्मार्ट और गहरा एनालिसिस। तो ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम उन 5 अंक वाले सवालों का ब्रेकडाउन करने वाले हैं जो पिछले 5 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। इसमें एक पैटर्न है और आज हम उसी पैटर्न को समझेंगे। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस एनालिसिस के आखिर में इस साल के एग्जाम के लिए हमारी टॉप 3 भविष्यवाणियां भी होंगी। ये वो सवाल हैं जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक गेम चेंजर हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, जो देश की औद्योगिक और व्यावसायिक रीढ़ की हड्डी पर केंद्रित है, यानी भारत का आर्थिक इंजन। ये एक क्लासिक सवाल है ना? आखिर कोई फैक्ट्री किसी एक खास जगह पर ही क्यों लगाई जाती है, कहीं और क्यों नहीं? चलिए देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स ये तय करते हैं। सोचिए, ये सारे फैक्टर्स एक पहेली के टुकड़ों की तरह हैं। कच्चा माल हो सकता है, लेकिन अगर उसे फैक्ट्री तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं है तो बेकार है। फैक्ट्री चल गई लेकिन बिजली नहीं है तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। और अगर तैयार माल बेचने के लिए बाजार तक पहुंची नहीं है तो पूरी मेहनत बेकार। इन सब के ऊपर सरकार की अच्छी नीतियां एक चुंबक की तरह काम करती हैं, जो उद्योगों को अपनी ओर खींचती हैं। तो हमारी इंडस्ट्रीज तो लग गईं, लेकिन उन्हें आपस में और पूरे देश से कौन जोड़ेगा? यही पर आता है हमारे आर्थिक इंजन का अगला बहुत जरूरी हिस्सा। इस स्लाइड में जो बात कही गई है ना कि परिवहन और संचार जीवन रेखा हैं, ये बिल्कुल सही है। सड़कें, रेलवे, इंटरनेट, ये सब हमारे देश की धमनियों की तरह हैं, जो सामान, लोगों और विचारों को हर कोने तक पहुंचाती हैं, जिससे विकास मुमकिन हो पाता है। ठीक है, अब अपना फोकस बदलते हैं और भूगोल के मानवीय पहलू की ओर चलते हैं। मतलब हम कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं और हमारी आबादी समय के साथ कैसे बदलती है। ये सिद्धांत सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में ये एक कहानी है। कहानी इस बात की कि कैसे कोई देश एक गरीब और कृषि प्रधान समाज से एक विकसित और औद्योगिक समाज में बदलता है, और इस सफर में उसकी जनसंख्या कैसे बदलती है। देखिए, पहले चरण में खराब स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से जन्म और मृत्यु दर दोनों ज्यादा होती हैं। दूसरे चरण में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती हैं, इसलिए मृत्यु दर तो गिर जाती है, लेकिन जन्म दर ज्यादा ही रहती है। और यहीं होता है जनसंख्या विस्फोट। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा और शहरीकरण बढ़ता है, लोग छोटे परिवार रखने लगते हैं और हम तीसरे और चौथे चरण में आ जाते हैं। ये सवाल इस बारे में है कि भारत में लोग कहाँ और कैसे रहते हैं। पहाड़ों के छोटे बिखरे हुए गांवों से लेकर नदियों के किनारे बसे घने शहरों तक, हर जगह की अपनी एक अलग कहानी है। और ये स्लाइड इस अंतर को बहुत अच्छे से दिखाती है। ग्रामीण बस्तियां ज्यादातर खेती पर निर्भर करती हैं, जबकि शहरी बस्तियां व्यापार और उद्योग जैसे विशेष कामों के केंद्र हैं। दोनों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। गांव में सुविधाओं की कमी तो शहरों में भीड़ और प्रदूषण। अब एक बहुत ही जरूरी विषय पर आते हैं। भारत अपने प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों के मैनेजमेंट में किन चुनौतियों का सामना कर रहा है, ये हमारे भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन हमारे किसान आज भी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये सवाल उन्हीं समस्याओं की जड़ तक जाता है। देखिए, सब कुछ मानसून पर टिका है। एक साल बारिश अच्छी नहीं हुई तो सब खत्म, और इस निर्भरता को और भी खतरनाक बना देती हैं बाकी समस्याएं। खेत इतने छोटे हैं कि नई तकनीक लगाना मुश्किल है, और जो फसल उग भी जाती है वो खराब भंडारण और परिवहन के कारण बाजार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। ये एक दुष्चक्र है। जमीन से अब पानी की ओर बढ़ते हैं, जल ही जीवन है, लेकिन भारत में ये एक बड़ा संकट बनता जा रहा है। क्या है वो चुनौतियां? हमारे यहाँ की सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि एक ही समय में देश के एक हिस्से में बाढ़ आती है तो दूसरे में सूखा पड़ता है। हम सिंचाई के लिए भूजल का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि जल स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है, और ऊपर से हमारी नदियां प्रदूषण से जूझ रही हैं। ये एक गंभीर स्थिति है। तो इन सभी चुनौतियों का समाधान क्या है? जवाब एक शब्द में है, सतता। चलिए देखते हैं कि सतत विकास का रास्ता क्या है और ये कैसे मदद कर सकता है। ये परिभाषा बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है, आज इस तरह से विकास करो कि हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। ये सब संतुलन बनाने के बारे में है।
तो ये किया कैसे जा सकता है? इस स्लाइड में जो कदम दिए गए हैं वो इसका रोड मैप हैं। हमें अपने संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करना होगा, सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाना होगा और अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए बेहतर योजना बनानी होगी। और अब वो पल जिसका सभी को इंतजार था। पिछले 5 सालों के पैटर्न का विश्लेषण करने के बाद ये है वो 3-5 अंक वाले प्रश्न जिनके इस साल आने की सबसे ज्यादा संभावना है। चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। हमारे विश्लेषण के अनुसार इस साल आने वाला तीसरा सबसे संभावित प्रश्न है, जी हां, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। ये एक मूलभूत कॉन्सेप्ट है क्योंकि यह सिर्फ जनसंख्या के आंकड़ों के बारे में नहीं है, बल्कि यह बताता है कि एक देश कैसे विकसित होता है। एग्जामिनर्स को यह विषय पसंद है क्योंकि यह आपकी विश्लेषणात्मक समझ को परखता है। इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। अब आते हैं हमारी भविष्यवाणी की लिस्ट में नंबर 2 पर। ये सवाल सीधे भारत की जमीनी हकीकत से जुड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए कृषि का महत्व देखते हुए ये कोई हैरानी की बात नहीं है। ये सवाल देश की जमीनी हकीकत से जुड़ा है और हमेशा प्रासंगिक रहता है। और अब वो सवाल जिसके इस साल की परीक्षा में आने की सबसे ज्यादा संभावना है। हमारे विश्लेषण के अनुसार 2025 के लिए नंबर 1 भविष्यवाणी है। ये सवाल ये आर्थिक भूगोल की नींव है। ये बताता है कि कैसे एक देश की नसें, उसकी सड़कें, रेलवे और संचार नेटवर्क उसके विकास को गति देती हैं। इस सवाल के आने की संभावना बहुत ज्यादा है।